दोस्तों, इजराइल एक अलायंस बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन बात यह है कि क्या आखिरकार इजराइल की जरूरत आज ये आन पड़ी है कि इजराइल अब गुट बनाने के लिए जा रहा है। आज पहले तो इजराइल ने कभी ऐसा नहीं किया। जब इजराइल एग्जिस्ट भी नहीं करता था तो ये उसका खुद का डिसीजन था कि हमको मेडिटेरियन सी के पास में जाकर एक जमीन ऑक्यूपाइड करनी है, यही था ना। और उसके बाद में 1967 के अंदर 6 डे वॉर में अरब कंट्रीज को हराया, किसी का सहारा लिया, अमेरिका के अलावा कोई नहीं खड़ा था। आज ईरान को जवाब देने के लिए वो अलायंस बनाने को तैयार है और ये बात पार्लियामेंट के अंदर नेतन्याहू ने कह दी है। साथ में ये भी कहा है कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, हिजबुल्लाह है, हुतीज है, हमास है, इनसे अब हमको कोई डर नहीं है। हमको ये नहीं लगता है कि ये कोई हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 7 अक्टूबर 2024 की वो घटना जिसमें जो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हमास के जो लड़ाके थे उन्होंने इजराइल के अंदर आकर आतंक मचाया और वहां से बहुत सारे इजरायली नागरिकों को किडनैप किया। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला किया गाजा स्ट्रिप पर और हमास को पूरी तरीके खत्म किया। लेकिन हमास जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है वहां पर, ठीक है। तो हमास और पावरफुल हुआ। हुतीज जो थे उन्होंने बाब अरमंदेव, जो वाटर स्ट्रीट है जो कि रेड सी से आ रही है इन अरेबियन सी, तो वहां पर उसने उस रास्ते को रोकने की कोशिश की हुतीज ने। हिजबुल्ला जो कि लबनान के अंदर है, उसने इजराइल के ऊपर लगातार अटैक किए। तो इजराइल अब यह कह रहा है कि हमने जो हिजबुल्ला है इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है और हमास को ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर इजराइल एक अलायंस बनाने के लिए जाएगा तो आखिरकार उसमें कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। क्या आज ईरान का मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है? क्या ईरान इतना पावरफुल हो चुका है कि आज ये मिलकर भी उसको हरा नहीं पा रहे हैं? क्या सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, साथ ही में इजराइल, अमेरिका, इनमें किसी में ये दम नहीं है कि ईरान को ये कंट्रोल कर ले? इन्होंने गलतियां कहां पर कर दी है, बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। एक अकॉर्ड की भी हम लोग बात करेंगे, अब्राहम अकॉर्ड, और उसकी आज चर्चा होना जरूरी है। नेतन्याहू जो है, इनके भाई के बारे में आपको पता होगा। नेतन्याहू के भाई ने अपने ही देश के लिए बलिदान दिया था, क्योंकि इजराइल के बहुत सारे नागरिक जो कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, उसको हाईजैक करके ये सीधा लेके आए थे अफ्रीकन कंट्री के अंदर। और उस हाईजैक को, यानी कि अपने नागरिकों को बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के भाई ने, आप देखना स्टोरी, वो इनके भाई ने उन किडनैपर्स को वहां पर एलिमिनेट किया। और लेकिन उस समय वो इनकी मारे गए थे, इनके भाई जो थे वो मारे गए थे। उसके बाद में फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर लिया और पॉलिटिकल पावर अपनी मजबूत की और आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सेज इजराइल इज क्वाइटली बिल्डिंग अ न्यू रीजनल अलायंस। रीजनल अलायंस के अंदर कौन शामिल हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अलायंस टू काउंटर ईरान, तो ईरान को काउंटर करने के लिए इजराइल को आज ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ गई है। इसका मतलब है कि दूसरा देश अगर ग्रुप के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें दम है। भाई मान लीजिए कि दो लोगों की सड़क के ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर दोनों के बीच में जो भी कमजोर इंसान होगा वो क्या कहता है, मैं बुलाता हूं अभी लड़कों को, क्या कहता है, यही कहता है ना वो, अभी मैं बुलाता हूं, क्योंकि वो कमजोर है, वो अकेला लड़ नहीं सकता है, इसलिए वो ग्रुप को बनाता है। और दूसरा कहता है मैं तो अकेला ही काफी हूं, ऐसा ही होता है। तो ईरान को मारने के लिए इजराइल जो है एक रीजनल अलायंस बनाने के लिए जा रहा है, ठीक है। रिसेंटली ट्यूसडे को नेतन्याहू ने एड्रेस किया पार्लियामेंट को और उस समय ये कहा इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन द रीजन, जो इंपॉर्टेंट कंट्री है इस रीजन के अंदर, हम ईरान को कॉन्फ्रंट करने के लिए उनका क्या बना रहे हैं, एक रीजनल अलायंस जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और विदाउट नेमिंग कंट्रीज, किसी भी देश का नाम नहीं लिया। तो अगर नाम नहीं लिया है तो हम लोग चलते हैं संभावनाओं के ऊपर कि कौन से देश इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। मैंने शुरुआत में जिक्र की अब्राहम अकॉर्ड की, जो कि 1967 के अंदर हुआ था। उस समय इजराइल ने अरब कंट्रीज को हराया और हराने के बाद अब्राहम अकॉर्ड, जो कि 15 सितंबर 2020 को हुआ, यूएस की मध्यस्थता से उन्हीं कंट्रीज के साथ में वापस से एक कॉर्पोरेशन जो है वो निर्धारित कर लिया, एग्रीमेंट निर्धारित कर लिया। और इजराइल और अरब कंट्री के बीच में ये तय हुआ बिटवीन, यानी कि मीडिएशन ऑफ यूएस, कि ये
कभी भी एक दूसरे का अपोज जो है वो नहीं करेंगे। एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया जिसको कहा गया अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड, अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट एम टू नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड सेवरल अरब कंट्रीज। 2020 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे उस समय यह हुआ। ठीक है, ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश हैं, मतलब पहले तो हरा दिया और उन्हीं देशों के साथ में समझौता कर लिया। तो इसका मतलब है कि अरब कंट्रीज इसके अंदर हारे थे, है ना। सऊदी के प्रिंस बिन सलमान आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है कि इजराइल को किस किस का साथ मिल सकता है। इजराइल को साथ मिल सकता है इजिप्ट का, सूडान का, सऊदी अरेबिया का, बहरीन का, यूएई का, ओमान का, जॉर्डन का, इनका साथ मिल सकता है। और दूसरी तरफ मोरक्को जो खुद भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल था, उसका साथ मिल सकता है। इन सभी देशों का साथ इजराइल को मिल सकता है। और बात यह है कि जब ईरान ने अटैक किया तो इन्हीं कंट्रीज के ऊपर अटैक किया, बहरीन के ऊपर, यूएई के ऊपर, कतर भी हो सकता है इसके अंदर शामिल हो। ठीक है, तो ये कंट्रीज कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रही हैं कि ये उस अलायंस के अंदर शामिल होगी। अब रिसेंटली एक डेवलपमेंट और हुआ पाकिस्तान के अंदर। सऊदी, इजिप्ट, टर्की, इन तीनों की मुलाकात भी पाकिस्तान के अंदर हुई कि भाई जो वेस्ट एशिया के अंदर टेंशन चल रही हैं, जो इकोनॉमिक वहां पर उथल पुथल हो रही है, उसको कैसे बैलेंस किया जाए। लेकिन इस मीटिंग का कोई रिजल्ट निकला नहीं, क्योंकि इनमें से कोई रिजल्ट निकालने वाला था नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो कि बातों की हवा बनाता है, उससे कोई रिजल्ट निकला नहीं। कुछ लोग आप लोगों ने देखे होंगे जिनको हम लोग कहते हैं कि नेता बनना है ना दोस्तों के अंदर, तू नेता बन रहा है क्या। वो नेता बनने वाला इंसान क्या करता है, वो हर मीटिंग से एक रिजल्ट निकाल कर देता है। वो कहता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो वो एक अच्छी मीटिंग होती है। लेकिन अगर कोई नेता नहीं होता है तो दिक्कत होती है। तो यहां पर कोई नेता नहीं था। सऊदी अरेबिया वैसे ही बहुत पावरफुल कंट्री है ना, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो वो पाकिस्तान को कहां पर बख्शने वाली है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो मीटिंग हुई उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, अब यहां पर भी रीजनल एक कॉरपोरेशन बनने को तैयार था, जिसको इस्लामिक नाटो कह रहे थे। इस्लामिक नाटो कह रहे थे, ठीक है ना। मतलब इस्लामिक जो कंट्री है 57, वो मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए चाह रही हैं। और उसमें से एक कदम ये भी था, उनको लग रहा था कि हम भी एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो ऐसे अब धीरे धीरे गुटबाजियां शुरू हो रही हैं। और ये जो गुटबाजियां हैं वो संकेत दे रही हैं वर्ल्ड वॉर का। क्योंकि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये देखा होगा कि जो कंट्रीज थी वो ग्रुपिंग करना शुरू कर रही थी कि कौन ग्रुप में शामिल होगा, कौन अलाइज कंट्रीज होंगी, है ना, और कौन सेंट्रल कंट्रीज होंगी। तो ऐसे ही ग्रुप जो है अब छोटे छोटे ग्रुप बनना शुरू हो रहे हैं। इस्लामिक नाटो आप देख सकते हैं कि अब इजराइल एक ग्रुप बना लेगा। तो ये किस तरफ इंडिकेट करते हैं, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अब नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, जैसे यमन के अंदर होतीज हैं। अब वो क्या करते हैं कि यहां पर है रेड सी, ठीक है, यहां पर है रेड सी। ये यहां पर एक वाटर स्ट्रेट है जिसको हम लोग कहते हैं बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब कहा जाता है। और ये जो है वो यहां पर अरेबियन सी को टच करता है। तो रेड सी से अरेबियन सी के अंदर अगर किसी भी शिपमेंट को आना है तो वो बाब अल मंदेब वाटर स्ट्रेट से होकर आएगा। और यहां पर होतीज बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि शिप के ऊपर हेलीकॉप्टर उतार दिया और वहां पर क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। ये कौन करते हैं, ये होतीज करते हैं। ठीक है, फिर हिजबुल्लाह है, ठीक है, हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर, हिजबुल्लाह जो कि सीधा इजराइल के ऊपर अटैक करता है, हमास है। ये सब क्या है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। और ईरान का आईआरजीसी ग्रुप, आईआरजीसी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प जो है ईरान का, वो इंटरनेशनल लेवल पर इनको फंडिंग करता है, वेपन्स प्रोवाइड करवाता है। तो रिसेंटली इजराइल ने कहा कि हमने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। खास तौर पर हिजबुल्लाह का नाम लिया, हिजबुल्लाह का इसमें नाम लिया गया। अब ईरान ने जिन जिन कंट्रीज के ऊपर अटैक किया, दुबई के ऊपर, इन कतर के ऊपर, जहां पर अमेरिका के एयरफोर्स बेस थे, जहां पर इजराइल के ठिकाने थे, और ऐसी टेलीकॉम कंपनीज, ऐसे बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक आउटलेट्स, उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया। तो अब जो है
जिनके ऊपर ईरान ने अटैक किया, वो मिलकर इजराइल के साथ में एक ग्रुप बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसको इजराइल कह रहा है कि रीजनल ग्रुप हम लोग बना रहे हैं। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर, जिसका सवाल आपके पेट में गुदगुदा रहा होगा कि इंडिया क्या वाकई में इसमें शामिल होगा? क्या वाकई में इंडिया के लिए शामिल होना सही है कि गलत है? क्या यहां पर भी नॉन अलाइंड रहना हमको सही रहेगा? एनएजी का नॉन अलाइंड मूवमेंट, एनएएम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो यहां पर क्या नॉन अलाइंड रहना सही है? तो हम लोग इसको एक बार कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन एक तरफ है। देखिए, अगर हम लोग यूएसए की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर इजराइल शामिल है और अरब कंट्री शामिल है, ठीक है। अभी पाकिस्तान जो कि न्यूट्रलाइज कंट्री है, कहता है कि हम तो न्यूट्रलाइज कंट्री है। अफगानिस्तान कहता है कि न्यूट्रलाइज कंट्री है हम लोग। एक तरफ है रशिया, फिर है चाइना, फिर कोरिया, और यूक्रेन को भी आप न्यूट्रलाइज ही मान लीजिए। यूक्रेन तो इनकी तरफ शामिल नहीं होगा, ये तो दगाबाज है। तो यूक्रेन को आप लोग क्या मान लीजिए? न्यूट्रलाइज मान लीजिए। तो एक्चुअली में ये दो खेमे हैं, हमको किसकी तरफ जाना ठीक रहेगा? देखिए, भारत को अगर लॉन्ग टर्म आगे बढ़ना है और दोस्तों मतलब जो नजदीकी है, नेबर्स है, उनके साथ में अगर अच्छे संबंध बनाना है तो हमको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर हमको इकोनॉमी की तरफ जाना है तो इकोनॉमिक जो रिलेशंस है उनको हमको बरकरार रखने के लिए हमको इस तरफ जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि इंडिया अपनी ह्यूज पॉपुलेशन को देखते हुए कोई भी बैकफुट पर हम लोग ना जाएं। इसीलिए इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट को अपनाए और वो नॉन अलाइंड रहे और इस खेमे के अंदर वो आ जाए, ये इसके लिए बेस्ट रहेगा। आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इजराइल जो अब अलायंस बनाने के लिए जा रहा है, वो हो सकता है कि अब वर्ल्ड वॉर की एक सिंबॉलिक हम लोग कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। आगे आने वाले समय में रिजल्ट्स आप देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। डीप वर्क जबरदस्त, मैंने कि ये कहा है कि 30 टेक्निक्स वो हैं जो कि आपके वर्क को डीप वर्क में कन्वर्ट करेंगे और आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। वो टेक्निक्स मैंने बताई हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि यार इनसे क्या होगा, लेकिन कोई चैलेंज अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, 75 डेज का हार्ड चैलेंज या 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग एक बार ज्वाइन करेंगे ना, आपको खुद को इससे बेनिफिट मिलेगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।